नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग चैप्टर 1 और 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की बुक का हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये चैप्टर हम इस एंगल से पढ़ेंगे कि हम सीयूईटी और 12th दोनों की तैयारी कर सके। 12th के बोर्ड के एग्जाम्स की हम लोग अच्छे से तैयारी कर सके। इसके अलावा हम लोगों ने जिस तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया है ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की शायद ज़रूरत ना पड़े। हाँ, अपनी नॉलेज के लिए आप जितने मर्ज़ी वीडियो देख सकते हैं। तो समय ना गवाते हुए हम लोग ये चैप्टर आज शुरू करते हैं। आप लोग भी अपने हेडफ़ोन्स लगाकर बैठ जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए और इस चैप्टर के डिस्कशन में हमारा साथ दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये पहले पेज की फ्रंट फोटो है जिसके अंदर जिसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये फोटो दिया है मिस्टर सुनील जान्हा ने। उस टाइम के एक फोटोग्राफर थे, जर्नलिस्ट थे और इसके अंदर आम जनता के लोग भी नजर आ रहे हैं आपको और आर्मी वाले भी आपको नजर आ रहे हैं। ये समय है जब भारत का बंटवारा हुआ और साथ के साथ आज़ादी मिली। बहुत सारे लोग बंटवारे से दुखी थे, लेकिन आज़ादी की खुशी भी थी। तो ये मिक्स्ड फोटो जो है हमारे को देखने को मिलती है, जहाँ पर बंटवारा भी नज़र आ रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में और साथ में खुशी भी नज़र आ रही है क्योंकि हम लोग आज़ाद हुए थे। तो हमारा पहला टॉपिक आता है चैलेंजेस ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट जो है ये एक पॉलिटिकल साइंस की टर्म है, पॉलिटिकल साइंस की एक टर्म है जिसका नाम है नेशन स्टेट। जब भी एक कल्चर, एक आइडेंटिटी, एक लैंग्वेज के लोग इकट्ठे होते हैं और एक ज्योग्राफिकल एरिया में अपने आप को सोवरेन स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट, ऑटोनॉमस स्टेट बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशन स्टेट। शायद आपने 9th 10th में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ा होगा। वो भी एक नेशन स्टेट बना। वहां से कहीं ना कहीं हमारे को एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। हालांकि कई पॉलिटिकल साइंस के थ्योरीज ये कहती हैं कि नेशन स्टेट में भारत जो है वो शायद उतना फिट शायद नहीं बैठता, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा है। जैसे यूरोप में स्पेन है तो स्पेनिश बोलने वाले और सेम कल्चर वाले एक कंट्री का पार्ट है। लेकिन भारत में मध्य प्रदेश की भाषा अलग है, राजस्थान की अलग है, हरियाणा की अलग है। तो कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस थोड़ी सी ज्यादा है। इसलिए नेशन स्टेट भारत को कहने में कई लोग कहते हैं कि शायद हम 100% नेशन स्टेट नहीं है। बट फिर भी हम लोगों का एक कॉमन एथनिसिटी कल्चर जो है काफी हद तक कॉमन है, बाकियों से अलग है, इसलिए हम अपने आप को नेशन स्टेट बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक में आता है नेहरूज ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक भाषण दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या मतलब है? किसी भी देश में अगर संविधान बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी बनाती है जिसको यूनिवर्सली हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। अगर हिंदी भाषा की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संविधान सभा। क्या बोलते हैं? संविधान सभा। तो किसी भी देश की संविधान सभा उस देश का संविधान बनाती है और ज्यादातर देशों के अंदर या लगभग सभी देशों के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, उसको अप्रूव करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहीं पर समाप्त हो जाती है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था, तो उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो रोल है वो हमारे देश में खत्म हो गया था। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से एक भाषण दिया था। यानी कि डेस्टिनी के साथ, भारत की डेस्टिनी के साथ एक सुखद मिलन। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भाषण दिया था। उस टाइम पर उन्होंने ये कहा था कि फ्रीडम जो हमारे को मिली है, इस फ्रीडम के मिलने के बाद हमारे दो गोल्स हैं। वो भी कह रहे थे और दुनिया भी मानती थी, देश के लोग भी मानते थे कि हमारे दो गोल्स है। पहला है डेमोक्रेसी। बहुत लंबे समय से हम लोग ऐसी सरकार नहीं चुन पाए थे।
दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक थी। मुगलिया सल्तनत 1526 से लेकर 1857 तक। 1857 के बाद से ब्रिटिश एम्पायर। बहुत लंबे समय से हम लोगों ने किसी भी तरह की डेमोक्रेसी हमारे देश में नहीं देखी थी। पहला ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था, डेमोक्रेसी लेकर आनी है। ये वो दौर भी था जब दुनिया के बड़े-बड़े एडवांस्ड कंट्रीज जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप के, इन कंट्रीज में लगातार बड़ी तेजी से डेमोक्रेसी फैल रही थी। तो हम लोग उनको अडॉप्ट करना चाहते थे और हम लोगों ने कह रखा था कि हम लोग जब भी आज़ाद होंगे, हम लोग डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेंगे। दूसरा, हम लोग एक ऐसी सरकार चाहते थे जो सबका भला करे। जो केवल कुछ अमीर लोगों का, कुछ क्लासिस्ट लोगों के फेवर में काम ना करे। हम लोगों ने ये देखा था, दिल्ली सल्तनत के टाइम में भी ऊंचे लोगों को ज्यादा प्रिविलेजेस मिलती थी। मुगल सल्तनत में भी ऐसा ही था, मुगल एम्पायर के अंदर भी और अंग्रेजों के अंदर भी वाइट्स को बेटर रखा जाता था और दूसरी कम्युनिटीज को, जो ब्लैक्स थे, जो इंडियंस थे, उनको सब सिटीजन या सेकंड क्लास सिटीजन की उपाधि दी जाती थी, उनको ट्रीटमेंट किया जाता था। और सेकंड क्लास सिटीजन्स के अंदर भी हम लोग जो थे, इंडियंस जो थे, उन्होंने भी कैटेगराइजेशन कर रखी थी कि ये ऊंची जाति का हिंदू है, ये नीची जाति का है। अब हम लोग एक ऐसा भारत चाहते थे जिसके अंदर जो भी लोग हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, या फिर किसी और कम्युनिटी से या किसी और धर्म से बिलोंग करता हो, उन सबको, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो सोशली डिसएडवांटेज्ड हो, एससी एसटी ओबीसी कुछ भी हो, उन सबको हमारे को इक्वल राइट्स देने हैं, इक्वल राइट्स देने हैं। और दूसरा, हमने उनके लिए कुछ बढ़िया करना है, उनके लिए वेलफेयर एस्टेब्लिश करना है। तो ये दो गोल्स हम लोगों के फाइनल थे कि हम लोग जब आजाद हो जाएंगे तो ये करेंगे। लेकिन ये गोल्स को अचीव करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था, इसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे। आज के इस चैप्टर में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। ये एक फोटो बनी हुई है आपकी बुक के अंदर, दूसरे तीसरे पेज के ऊपर। जामा मस्जिद की फोटो है ये, और यहाँ पर लाल किला है। और ये है नेहरू जी, हमारे पहले प्रधानमंत्री, जो 15 अगस्त 1947 को यहाँ भाषण दे रहे हैं। इसी दिन रात को भाषण दिया था इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, 15 अगस्त एट 12 AM इन्होंने भाषण दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। और दिन में ये भाषण दे रहे थे लाल किले पर। जामा मस्जिद और रेड फोर्ट, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये बनाए थे शाहजहां ने। किसने बनाए थे? शाहजहां ने। कुछ पता होना चाहिए हमारे को इस बारे में भी। शाहजहां कौन थे? शाहजहां एक मुगल एम्परर थे। कौन थे? एक मुगल एम्परर थे शाहजहां। इनकी कैपिटल आगरा हुआ करती थी। इन्होंने कहा, इन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज किया था 1630s के अंदर, और नई कैपिटल बनाई थी जिसका नाम इन्होंने रखा था अपने नाम पे, शाहजहाना, शाहजहानाबाद। शाहजहाना बाद इन्होंने कैपिटल बनाई। आज के टाइम में इसको हम लोग ओल्ड दिल्ली बोलते हैं। ओल्ड दिल्ली का कौन सा इलाका? चावड़ी बाजार या चांदनी चौक, ये वाला इलाका। तो यहाँ पर इन्होंने ये जामा मस्जिद बनाई और इन्होंने रेड फोर्ट बनाया। रेड फोर्ट जो था वो मुगल एम्परर का ऑफिशियल घर हो गया। इसीलिए हम आज भी लाल किले को क्यों मानते हैं? क्योंकि इससे पहले की जो हमारी खुद की एक रियासत थी, हमारे देश के अंदर जो एक जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चलता था, वो कहाँ से ऑपरेट होता था? वो रेड फोर्ट से ऑपरेट होता था। और अपने परिवार के लिए ही इन्होंने अपना पर्सनल मंदिर बनाया, पर्सनल मंदिर, पर्सनल मस्जिद बनाई, जामा मस्जिद, वहां पे लोगों के लिए और अपने परिवार के लिए। तो ये कहानी है ओल्ड दिल्ली की, जो आपकी बुक के अंदर इस पेज पर दी हुई है। थोड़ी सी कहानी हम लोग ब्रिटिश की भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक पेज आपने देखा होगा। ये है फोटो बनी हुई किसकी? किंग जॉर्ज द सिक्स्थ की। 1936 से लेकर 1952 तक ये जो व्यक्ति है, ये इंग्लैंड का राजा था। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आखिरी राजा भारत का कौन था? भारत का आखिरी राजा कौन था? तो वो था किंग जॉर्ज द सिक्स्थ। जब कॉमनवेल्थ बना, जब कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई,
लंदन डिक्लेरेशन के बाद तो सबसे पहला जो उसका अध्यक्ष था वो ये व्यक्ति था। और दूसरी तरफ आते हैं इनकी तरफ, ये है क्लीमेंट एटली। कौन है ये? क्लीमेंट एटली। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, लेबर पार्टी से। लेबर पार्टी वो पार्टी है जिसने 1945 में चुनाव जीता था। किसी लिए क्या कहकर जीता था कि वो जैसे ही चुनाव जीतेंगे तो भारत को आजादी देंगे। भारत की आजादी उस टाइम ब्रिटेन के लोग भी चाहते थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन के लिए ये मुश्किल हो गया था कि वो भारत जैसी बड़ी टेरिटरी को एक्वायर करके रख सके। तो इसीलिए ब्रिटेन को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो लेबर पार्टी ने खुद ये बात कही कि अगर हम सत्ता में आए तो हम भारत को आजादी देंगे, और यही काम उन्होंने किया 1945 के अंदर। मिस्टर क्लीमेंट एटली जो हैं, जो पहले वॉर टाइम पे वॉर के अंदर जब वॉर में था, तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का साथ दे रहे थे, और उसके बाद ये खुद प्रधानमंत्री बने। और भारत की आजादी के लिए इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को रिलीज किया। किसको रिलीज किया? कैबिनेट मिशन प्लान को इन्होंने रिलीज किया। आने वाले समय में हम लोग पॉलिटी के और वीडियोस बनाएंगे तो हम कैबिनेट मिशन प्लान को भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये कहानी है, जैसे हमने शाहजहां की कहानी डिस्कस करी, वैसे ये कहानी है उस टाइम के ब्रिटेन की, जब भारत आजाद हुआ। तो हम लोगों ने बात की थी कि गोल्स आसान नहीं थे। तो कौन से गोल्स आसान नहीं थे? क्यों गोल्स आसान नहीं थे? पहला कारण था कि हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो टफ कंडीशंस में। दुनिया में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसकी इंडिपेंडेंस इतनी टफ सिचुएशन में हुई हो, कंट्री का इतने बुरे तरीके से पार्टीशन हुआ हो, पार्टीशन के बाद एक भारी वायलेंस हुआ हो। कई बार हम ये सोचते हैं कि पार्टीशन तो ठीक है, लेकिन वायलेंस क्यों हुआ? आज के लेक्चर में हम लोग ये बहुत डिटेल में बड़े प्यार से समझने की कोशिश करेंगे कि वॉयलेंस तो अलग, मतलब वॉयलेंस जो है वो रिजल्ट क्यों हुआ पार्टीशन का? पार्टीशन हो गया, ठीक है, जो होना था हो गया, लेकिन इससे वॉयलेंस क्यों हुआ? ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो लोगों को भागना पड़ा इधर उधर, यहां से भागकर वहां जाना पड़ा, वहां से भागकर इधर आना पड़ा, तो ये ट्रॉमा था बहुत बड़ा। रास्ते में लाखों लोगों की डेथ हो गई, विमेन के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है, पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लॉट है। इस दुनिया के इतिहास में इससे बड़ा नरसंहार कभी नहीं हुआ जितना इस टाइम पर ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हुआ था। और मल्टीपल चैलेंजेस फेसिंग द नेशन, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जो हमारी कंट्री फेस कर रही थी उस टाइम पर। अगर हम मेन चैलेंजेस की बात करें तो तीन मेन चैलेंजेस आते हैं। पहला, जब हम आजाद हुए तो सबसे पहला चैलेंज था यूनाइटेड इंडिया का। ये चैलेंज आज के टाइम में आपको बड़ा छोटा नजर आएगा, ये कौन सा चैलेंज है, बट ये चैलेंज बहुत बड़ा था। क्यों? क्योंकि हमारे देश में, हमारे देश का साइज बहुत बड़ा था, कॉन्टिनेंटल साइज। हिंदुस्तान दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है, साइज बहुत बड़ा था हिंदुस्तान का। इतने बड़े बड़े देश नहीं होते हैं। तो हिंदुस्तान कॉन्टिनेंटल साइज का था, और कॉन्टिनेंटल साइज का होने के बावजूद उसमें डाइवर्सिटी बहुत थी। आप अमेरिका की ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक जाइए, 3500 4000 किलोमीटर के आसपास का शायद डिस्टेंस होगा। यहां भी इंग्लिश चलती है, न्यूयॉर्क में भी इंग्लिश चलती है, और कैलिफोर्निया में भी इंग्लिश चलती है। बट कंसीडर कीजिए इंडिया को, अरुणाचल प्रदेश से चलिए और गुजरात तक जाइए, ईस्ट टू वेस्ट 3000 किलोमीटर है मैक्सिमम, 3000, अमेरिका से भी कम। अरुणाचल प्रदेश की भाषा अलग है, असम की अलग है, और उसके बाद जैसे जैसे आप स्टेट्स चेंज करते रहेंगे, हर 100-150 किलोमीटर के ऊपर भाषा डायलेक्ट वगैरह चेंज होते चले जाएंगे, कल्चर चेंज होता चला जाएगा, सोच चेंज होती चली जाएगी, इथनिसिटी चेंज होती चली जाएगी। ये डाइवर्सिटी है। क्या आप मैच करते हैं? हम लोग ज्यादा क्लोजर कई बार अपने आप को दूसरी कंट्री के लोगों से कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में शायद नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है म्यांमार के साथ कल्चरली ज्यादा अलाइंड होंगे रादर देन साउथ इंडिया के साथ। तो ऐसे में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हमारे को देखने को मिलती है। लैंग्वेजेस का बहुत ज्यादा डिफरेंस है हमारे देश में।
सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, कल्चर्स बहुत अलग हैं, रिलीजन्स भी बहुत अलग-अलग हैं, बहुत सभी रिलीजन के लोग हमारे देश में। तो इस वजह से यूनाइटेड इंडिया होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा है एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। केवल संविधान बना देने से या उसमें फंडामेंटल राइट्स डाल देने से क्या डेमोक्रेसी इंश्योर हो जाती है? अगर ऐसा होता केवल संविधान बनाने से या फंडामेंटल राइट्स के डाल देने से कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो सकती कंट्री में, तो दुनिया के लगभग सारे ही देश डेमोक्रेटिक होते। बट ध्यान से देखिए कि दुनिया के ज्यादातर देश नॉन डेमोक्रेटिक हैं। आप हिंदुस्तान का पड़ोसी देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो पाकिस्तान में भी बना था, बट क्या वहां पर इफेक्टिव रनिंग डेमोक्रेसी है? क्या अफगानिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था? कभी ना कभी तो बना ही था। नेपाल में भी कॉन्स्टिट्यूशन बना, बांग्लादेश में भी था, हर जगह था, बट क्या वहां पर इफेक्टिव डेमोक्रेसी है? जवाब है नहीं। दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर इफेक्टिव डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी नहीं आई। लेकिन भारत में ये इफेक्टिव डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी है, ये एस्टैब्लिश की गई, और इसको एस्टैब्लिश करना इसीलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ ऑल, हमारे देश में ये जो डिफरेंसेस है, ये जो डाइवर्सिटी है, उसका इम्पैक्ट ये भी है कि कई कम्युनिटीज बहुत पिछड़ी हुई हैं, उनको भी डेवलप करके आगे लेकर आना है। इसीलिए हमने रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया। इक्वालिटी को मेंटेन करना जरूरी है। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको बराबर बांट दिया जाए। इक्वालिटी का मतलब ये है कि सबको इस तरीके से बांटा जाए कि उनमें इक्वालिटी आए। अगर आपके पास 2 लोगों को देने के लिए 10 रोटी हैं और एक आदमी का पेट भरा हुआ है, तो जिसका पेट भरा हुआ है उसको 2 रोटी दे दो, 8 रोटी दूसरे वाले को दे दो। ये इक्वालिटी है, ना कि ये इक्वालिटी है कि जिसका पेट भरा हुआ है उसको भी 5 रोटी दो और जो बिल्कुल भूखा है उसको भी 5 रोटी दो। ये इक्वालिटी की तरफ इशारा नहीं है। ये तो जो डिफरेंसेस है उनके, वो डिफरेंसेस मेंटेन करने की बात है। तो हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, उसको इस तरीके से लागू किया गया है कि सबका वेलबींग होना चाहिए। वो अगर पिछड़ी जाति का है, वो डिसएडवांटेज सेक्शन से है, तो उनको भी हमें प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। और हमारे जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी का क्या मतलब? डीपीएसपी 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 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, जिसके अंदर कुछ सत्संगी बातें लिखी हुई हैं। मतलब कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि हमारे देश की जो सरकार है, जब वो पॉलिसीज को बनाए, तो इन पॉइंट्स को वो मद्देनजर रखे, इन पॉइंट्स को वो ध्यान में रखे। उसको बोलते हैं हम लोग डीपीएसपी। और हमारा पूरा टारगेट रहता है कि हम लोग वेलफेयर गोल्स को अडॉप्ट करें। वेलफेयर मतलब कि तमाम लोगों को, एससी एसटी ओबीसी को हम लोग आगे लेकर चले, उनके वेलफेयर के बारे में हम लोग बात करें। तो इस फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा जो फोकस है, वो है यूनिटी, चैलेंज ऑफ यूनिटी। हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, वो फोकस्ड होगा यूनिटी के ऊपर, भारत की यूनिटी के ऊपर हम लोग टारगेट करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा पार्टीशन। हम लोग पार्टीशन की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन। हमारे देश का पार्टीशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फिर जो लोग यहाँ से गए और जो लोग वहां से यहाँ आए, उनका रिहैबिलिटेशन कैसे हुआ, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहली चीज इसमें ये आती है कि 2 नेशंस बने कब? 14 और 15 अगस्त को। 14 और 15 अगस्त को केवल भारत एक देश नहीं बना, पाकिस्तान भी एक देश बना, क्योंकि मुस्लिम लीग ने हमेशा 2 नेशन थ्योरी के ऊपर फोकस किया था। क्या है ये 2 नेशन थ्योरी? मुस्लिम लीग की 2 नेशन थ्योरी क्या कहती है? मुस्लिम लीग का ये कहना था कि भारत एक देश है ही नहीं। वही जो हम लोग डाइवर्सिटी वाली बात कर रहे थे, आज भी देखिए ना, ईरान है, इराक है, श्रीलंका है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर 2-2 3-3 कम्युनिटीज हैं, और वो आपस में झगड़ती रहती हैं। यही सोच मुस्लिम लीग की भी थी। उनका ये कहना था कि भारत एक देश हो ही नहीं सकता। यहाँ पर 2 तरह के लोग रहते हैं, एक यहाँ पर हिंदू रहते हैं और एक यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं। और ये दोनों कम्युनिटीज किसी एक देश में पीसफुली रह ही नहीं सकती हैं। और जब ये दोनों कम्युनिटीज किसी एक देश में रह ही नहीं सकती हैं, तो हमारे को इस देश का विभाजन कर देना चाहिए, और हिंदूज को अलग कर देना चाहिए और मुस्लिम्स को अलग कर देना चाहिए।
कांग्रेस इस सोच के बिल्कुल अपोजिट थी। कांग्रेस ये चाहती थी कि ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हिंदूज और मुस्लिम्स एक देश में इकट्ठे रह सकते हैं। इनको कॉन्फिडेंस था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ना बढ़िया वाला, डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, तो दोनों कम्युनिटीज अगर रह लेंगी तो क्या दिक्कत है। और केवल यही दो कम्युनिटीज तो नहीं है, कम्युनिटीज तो और भी बहुत सारी हैं, पिछड़ी जातियां भी हैं, जनजातियां भी हैं, कितना डिवीजन करोगे। लेकिन मुस्लिम लीग अड़ा हुआ था। कांग्रेस जो है वो अपोज करती रही, लेकिन अल्टीमेटली वो फेल हो गई। फेल हुई वॉयलेंस के चलते, वॉयलेंस के चलते। और मुस्लिम लीग ने जो मुस्लिम लोग थे उनको कहीं ना कहीं बरगलाने में वो सक्सेसफुल रहे। तो मुस्लिम लोगों ने मुस्लिम लीग के लिए वोट डालना शुरू किया, जिससे कि ये लगने लगा कि हाँ, लोग भी यही चाहते हैं कि हिंदूज और मुस्लिम्स का कंट्री अलग अलग बने। लेकिन ज्यादातर ये चीजें कहां पर हुई, उन इलाकों में हुई जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए ओवरवेलमिंगली ज्यादा वोटिंग किया। तो इस वजह से मुस्लिम लीग का जो जो एजेंडा था वो ताकतवर होता चला गया। कई बार ऐसा होता है कि हमारा एजेंडा बड़ा बेवकूफी वाला होता है। हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो बड़ी बेवकूफी वाली डिमांड कर रहे हैं। घर में खाने को दाने नहीं है और हम कह रहे हैं कि हमारे को आईफोन चाहिए, क्योंकि ये हमारी जरूरत है, हमारे को वीडियोस बनाने होते हैं और वीडियो अच्छे बनाने हैं, इसके लिए हमको आईफोन चाहिए। ये बड़ी बेतुकी बात है। क्यों? क्योंकि आपके घर में तो खाने के लिए दाने नहीं है, आप आईफोन क्या करेंगे। लेकिन इस डिमांड को किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट मिल जाता है जो इन्फ्लुएंस रखता है, या आपकी इस डिमांड को कोई एक दो लोग सपोर्ट कर देते हैं, तो सडनली वो डिमांड एक जायज डिमांड बन जाती है। आपकी नाजायज डिमांड जिसको मतलब सिरे से खारिज कर देना चाहिए, लेकिन उसको लोगों का सपोर्ट मिल गया, तो अल्टीमेटली आपको उस डिमांड के बारे में सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही वहां पर हुआ। और कांग्रेस जो बिल्कुल इसके खिलाफ थी, मुस्लिम लीग ये कह रही थी बार बार कि कांग्रेस तुम हिंदू पार्टी हो और हम मुस्लिम पार्टी हैं, देश डिवाइड होगा। कांग्रेस का कहना था ना, हम हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों की पार्टी हैं, तुम सिर्फ मुस्लिम पार्टी हो, तो इसलिए ये मत कहो कि हम लोग सिर्फ हिंदू पार्टी हैं। ये तुम्हारे फेवर की बात है, हमारे फेवर की नहीं है, हम तो दोनों की पार्टी हैं। तो लेकिन कांग्रेस ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो फेल हो गई और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को पाकिस्तान बनाया गया। लेकिन उसमें भी बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है उनको पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो इंडिया पाकिस्तान जब बन रहे हैं, तो ऐसे में जो वॉयलेंस हो रहा है, जो पार्टीशन का वॉयलेंस है, और जो देश की आज़ादी की खुशी है, और जो उसके डिवीजन का गम है, वो कई सारे पोएट्स ने अपनी अपनी नज्मों में, अपनी कविताओं में लिखा। ऐसे ही एक व्यक्ति थे फैज अहमद फैज, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जन्म हुआ था सियालकोट में। सियालकोट आजकल पाकिस्तान में है। सियालकोट में इनका जन्म हुआ था। ये व्यक्ति कम्युनिस्ट विचारधारा रखते थे, कम्युनिस्ट विचारधारा रखते थे। 1951 में इनको पाकिस्तान ने जेल में भी डाल दिया था, जेल में डाल दिया था 4 साल के लिए। इनकी ये वाली नज्म बड़ी पॉपुलर हुई थी। शॉर्ट में बता देता हूँ। नज्म ये कहती है कि ऐसी आजादी तो नहीं मांगी थी, ये आजादी तो नहीं चाहिए थी, ये है जिन्ना साहब, ये जिन्ना जी की वजह से ही ये पूरा का पूरा जो पार्टीशन है वो हुआ। कैसे लोग हैं, खुद लंदन चले गए थे, लंदन से वापस आए तो दिमाग घूम गया, बोलते मुझे तो पार्टीशन चाहिए। और देश की जनता भी ऐसी थी, एक फॉरेन रिटर्न को सपोर्ट करके बैठ गई, और इन्होंने देश का डिवीजन कर दिया, एक आदमी ने। बहुत बाद में कई बार मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने कहा कि हम लोगों ने पार्टीशन करवाया। तो इनका ये तक कहना था कि क्या किसी ने पार्टीशन करवाया। बोलते हैं मैंने अपने सेक्रेटरी और टाइपराइटर के दम पे, अपने ड्राइवर के दम पे, दो तीन लोगों का, इन्होंने एक दो लोगों का नाम लिया, मैंने अपने वर्करों के दम पे मुसलमानों के लिए पूरा पाकिस्तान हथिया लिया। ये इनकी सोच थी। यहाँ पर 11 अगस्त को ये कह रहे हैं, 11 अगस्त 1947 को ये कह रहे हैं कि सबका
सबका स्वागत है पाकिस्तान में। कोई भी कम्युनिटी के लोग अगर पाकिस्तान में रहना चाहें तो वो रह सकते हैं। बिल्कुल झूठ कह रहे थे। बाकी कम्युनिटीज का पाकिस्तान ने जो हाल किया, तो वो सबको पता है। जो नंबर्स कम हुए पाकिस्तान के अंदर, जो कत्लेआम बाकी कम्युनिटीज का हुआ, सबने देखा। तो इन्होंने ये बात बिल्कुल झूठ कही जो यहाँ लिखी हुई है कि बाकी कम्युनिटीज का स्वागत है, पाकिस्तान में ऐसा स्वागत नहीं हुआ। फिर ये है अमृता प्रीतम। ये पंजाब की एक बहुत बड़ी कलाकार थी, पंजाब पोएट। इन्होंने भी एक कविता लिखी थी, अज आखा वारस शाह नू। अगर आपको थोड़ी सी पंजाबी आती है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और अगर नहीं भी आती तो आप इसके बोल जो हैं वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी से सुन सकते हैं। निश्चित तौर पे आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। बड़ी जबरदस्त कविता थी ये, बड़ी जबरदस्त नज्म थी अमृता प्रीतम की। और यहाँ पर भी नेहरू जी की फोटो है। और नेहरू जी क्या कह रहे हैं? नेहरू जी लोगों को कह रहे हैं कि मुस्लिम्स के प्रति काम रहना, उनको तंग मत करना, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, हमें उनको तंग नहीं करना है। सेम बात पिछली स्लाइड में जिन्ना जी ने कही, सेम बात इस स्लाइड में नेहरू जी ने कही। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि नेहरू जी सच बोल रहे हैं और जिन्ना साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। हम पार्टीशन की बात को आगे बढ़ाते हैं। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन एंड डिफिकल्टीज, क्या क्या प्रोसेस देखा और क्या क्या उसमें दिक्कतें हमारे को मिली। पहली, नो सिंगल मेजॉरिटी बेल्ट, सिंगल मुस्लिम मेजॉरिटी बेल्ट। हिंदुस्तान का अगर आप नक्शा देखें उस समय का, तो कहीं पर भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नहीं था। फिर भी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जहां जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है तो उसको छोटा छोटा पाकिस्तान बना दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रॉड एरियाज को चेक करा जाए। ब्रॉड एरियाज कौन कौन से हैं जिसको हम जोड़कर पाकिस्तान बना सकते हैं? तो देखा तो पता लगा कि दो जगह के ब्रॉड एरियाज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर, तो पता लगा कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। और ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तो किसी ने जिन्ना को कहा भी कि क्या पागलपंती है, दो कंट्रीज कैसे बनेंगे? एक कंट्री के दो पार्ट कैसे बनेंगे? ज्योग्राफिकली इतना दूर, 1500 किलोमीटर का डिफरेंस है, कैसे होगा? जिन्ना ने कहा क्या दिक्कत है भाई, प्लॉट ही तो है। उनके लिए कोई सेंटिमेंटल बात थोड़ी थी, उनके लिए तो प्लॉट थे जिस पे कब्जा करना था। उन्होंने कहा ये दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर देख लेंगे हम अपना जो करना है, हमारे को तो ये दोनों दे दो। तो ये दोनों उन्होंने, ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है उसका क्या होगा, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। वो बनेगा वेस्ट पाकिस्तान और इधर वाला हिस्सा बनेगा ईस्ट पाकिस्तान। तो इसलिए उन्होंने दो पार्ट में इसको डिवीजन किया। तो नो सिंगल, इसलिए ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो बनाए गए। दूसरी बात, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। सारे के सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल NWFPs, NW नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ी सी जगह हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, यहाँ वाला हिस्सा ये है अफगानिस्तान, और ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हिंदुस्तान से काफी दूर है। इस हिस्से को बुलाया जाता था NWFP, नॉर्थ वेस्ट। देखो, हिंदुस्तान के नॉर्थ का वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, फ्रंटियर क्योंकि अफगानिस्तान से लगने वाला फ्रंट था, ये फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यहाँ पर ज्यादातर पठान्स रहा करते थे, पठान्स, जिनको हम लोग पश्तून कहते थे, पश्तून्स। इसीलिए आज के टाइम में NWFP का नाम 2010 में बदल गया है। 2010 में इसका नाम हो गया है खैबर पख्तूनवा। क्या नाम हो गया है? खैबर पख्तूनवा। इस रीजन को, इस रीजन में एक बहुत बड़े नेता थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफार खान।
इन खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी बुलाया जाता था। फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर किस लिए? क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर रहा करते थे, वहां के नेता थे। और गांधी किस लिए? क्योंकि बहुत बड़े गांधीयन नेता थे। फ्रंटियर गांधी इनको बुलाया जाता था। ये भारत के पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ थे और ये चाहते थे कि ये वाला हिस्सा भारत में रहे। पठान थे, चाहते थे कि ये वाला हिस्सा भारत में रहे। अभी भी इनके नाम में पख्तूनवा आता है, पश्तून्स, तो यानी कि पश्तून कम्युनिटी के बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि भारत में रहा जाए। लेकिन वहां की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जब वहां पर इलेक्शंस हुए तो मेजॉरिटी कम्युनिटी ने फिर भी मुस्लिम लीग को वोट दिया, जिस वजह से एनडब्ल्यूएफपी को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना पड़ा। अदरवाइज ऐसा हो सकता था कि पाकिस्तान के दो हिस्से, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया के भी दो हिस्से, वेस्ट और ईस्ट और एनडब्ल्यूएफपी वेस्ट, ऐसा हो सकता था। लेकिन अल्टीमेटली एनडब्ल्यूएफपी जो है वो किसका हिस्सा बना? वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। राइट। फिर उसके बाद अगली बात आती है डिवीजन ऑफ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज। डिवीजन ऑफ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज, अब ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ये आपके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां से हमारे को ये चीज का पता लगता है कि वॉयलेंस इतना ज्यादा क्यों हुआ भारत और पाकिस्तान के डिवीजन में। देखिए, ये जो दो एरियाज थे जिनका डिवीजन हुआ, यहां पर एक एरिया था जिसको हम पंजाब कहते हैं और यहां पर एक एरिया था जिसको हम बंगाल कहते हैं। ये दो प्रोविंसेस थी, एक थी पंजाब प्रोविंस और एक थी बंगाल प्रोविंस। अब ध्यान से सुनिएगा, पंजाब प्रोविंस और बंगाल प्रोविंस ये दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे। इनमें 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की थी। किसकी थी? मुस्लिम्स की थी। तो जिन्ना ये बात जानते थे, ये बात सोचते थे, ये बात समझते थे, वो ये चाहते थे कि पूरा का पूरा बंगाल और पूरा का पूरा पंजाब उनको ही मिलेगा। और अगर पूरा पंजाब उनको मिल जाता तो ऊपर जम्मू कश्मीर भी टेक्निकली एक तरीके से पाकिस्तान के ही हिस्से में जाना था, वो भी पाकिस्तान को ही मिल सकता था, उसके ज्यादा चांसेस थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, क्योंकि गांधी और नेहरू और बाकी जो कांग्रेस वाले थे उनकी माउंटबेटन के साथ थोड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो टिकड़म ये लगाई गई कि बंगाल के अंदर अगर ये बंगाल है तो ये देखा गया कि पूरा बंगाल जो है वो तो मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन हिंदूज इस तरफ ज्यादा रहते हैं और मुस्लिम इस तरफ ज्यादा रहते हैं। हिंदूज वेस्ट साइड में रहते हैं और मुस्लिम्स ईस्ट साइड में रहते हैं। तो बंगाल का भी विभाजन कर दिया गया। जिन्ना क्या सोचता था? जिन्ना सोचता था कि पूरा बंगाल मिलेगा, क्योंकि पूरा बंगाल प्रोविंस जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, तो पूरा बंगाल हमको मिलेगा। लेकिन माउंटबेटन के साथ मिलकर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बंगाल को बीच में से काट दिया। और जो वेस्ट वाला, जो ईस्ट वाला बंगाल था, कि जिसमें मुस्लिम्स की पॉपुलेशन और ज्यादा थी, वो हिस्सा किसको दिया? वो दिया पाकिस्तान को। और जो हिंदूज वाला डोमिनेटेड वाला बंगाल था वो रखा अपने पास। इसी तरीके से पंजाब, पंजाब में जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था वो था वेस्ट वाला। यहां पर वेस्ट वाला हिंदू डोमिनेटेड था, यहां पर वेस्ट वाला मुस्लिम डोमिनेटेड था। तो जो वेस्ट वाला हिस्सा था मुस्लिम डोमिनेटेड, वो दिया पाकिस्तान को। और जो ईस्ट वाला हिस्सा था ये दिया इंडिया को। अब जिन्ना ये सोचकर बैठे हुए थे कि पंजाब और बंगाल दोनों उनको मिलेगा, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ कि उनको उस पंजाब का भी आधा हिस्सा मिला और इस बंगाल का भी आधा हिस्सा मिला। इससे जिन्ना तिल मिला गए। जिन्ना ने बड़े कड़क के सवाल पूछा कि ये क्या, तुमने पंजाब का और बंगाल का डिवीजन कैसे कर दिया, ये पूरा हमको चाहिए। तो जानकार बताते हैं कि इधर से जवाब क्या आया, इधर से जवाब आया क्यों भाई, पूरा क्यों, इनका डिवीजन क्यों नहीं हो सकता? तो जिन्ना का कहना था प्रोविंसेस का डिवीजन कैसे हो सकता है? तो इधर से जवाब आया कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो सकता है तो प्रोविंसेस क्या चीज है?
प्रोविंसेस का भी बंटवारा हो सकता है। तो इसीलिए पंजाब और बंगाल का हमने तो डिवीजन कर दिया। अगर हिंदुस्तान का बंटवारा मंजूर है तो इन दो इलाकों का बंटवारा क्यों नहीं हो सकता? तो इसीलिए प्रोविंसेस का भी बंटवारा हुआ। तो यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, अगर ये बंटवारा ना हुआ होता तो पंजाब और बंगाल ये पूरा का पूरा पाकिस्तान में जाता। अगर ये पूरा पाकिस्तान में जाता तो पाकिस्तान का एरिया बहुत बड़ा हो जाता और वो सिग्निफिकेंट हो जाता, भारत के कंपेरेबल हो जाता और पाकिस्तान में एक बड़ी ताकत बनता। लेकिन अब ये कट गया तो बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के पास आ गया। बहुत बड़ा हिस्सा किसके पास आया? हिंदुस्तान के पास आया। लेकिन यही वॉयलेंस का सबसे बड़ा कारण भी था। क्यों? क्योंकि पंजाब और बंगाल दोनों में जब उनका डिवीजन हो रहा था तो लोगों को ये नहीं पता था रात को कि वो किस जगह पर बिलोंग करते हैं। उन्हें ये नहीं पता था। अगर तो आप मान लीजिए आप उड़ीसा में रहते हैं तो आपको पता है कि बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, वो पाकिस्तान में जा सकता है। तो आपके लड़ने का कोई मतलब नहीं है, आपको पता है पूरा प्रोविंस जाएगा। बट अगर आप बंगाल में रहते हैं और आप एक शहर में हैं, आपको ये नहीं पता कि आपका शहर अगली सुबह, कल सुबह पाकिस्तान में जाएगा या हिंदुस्तान में जाएगा। सुबह-सुबह जैसे ही खबर आई कि आप तो हिंदू हैं और लेकिन आपका एरिया जो है वो पाकिस्तान में आ गया, आस-पास के सभी लोगों की जो नज़र है वो आपके लिए बदल गई। उनको पता है कि अब आप वल्नरेबल हो गए हो। तो वहां से वॉयलेंस की स्टार्ट हुई। और दूसरा वॉयलेंस इस वजह से भी था क्योंकि जिन्ना खुद परेशान हो गए, उनको फ्रस्ट्रेशन हुई, उन्होंने कहा जो सामने आता है उसको मार दो। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोविंस उनके हाथ से निकल गया था। पंजाब उनके हाथ से निकल चुका था आधा, बंगाल उनके हाथ से आधा निकल चुका था। और इस वजह से और भी कई सारे हिस्से जो उनके पास आ सकते थे अब वो नहीं आ पाएंगे। तो इस वजह से जिन्ना भी बहुत परेशान थे। इस वजह से वॉयलेंस जो है इस एरिया में ज़रूरत से ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिला। चौथी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ का मतलब जो अभी हमने डिस्कस करा, ये प्रॉब्लम हम लोगों को खास तौर पर पंजाब और बंगाल में देखने को मिली। क्यों? क्योंकि अगर आप हिंदू हैं और आप ईस्ट पाकिस्तान में रह गए, तो आपके लिए बहुत दिक्कत है। और अगर आप मुस्लिम हैं और आप वेस्ट बंगाल की तरफ आ गए हैं, तो भी आपके लिए दिक्कत हो सकती है। वैसा ही पंजाब के अंदर भी था, इसीलिए सबसे ज़्यादा वॉयलेंस हमारे को बंगाल और पंजाब में देखने को मिला। वरना डिवीज़न तो राजस्थान के पास भी हुआ था, डिवीज़न तो जम्मू कश्मीर के पास भी हुआ था, डिवीज़न में तो और भी बहुत सारी स्टेट्स इन्वॉल्व थी। कहीं और इतना वॉयलेंस क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि यही 2 प्रोविंसेस थी जिनको बीच में से काटा गया था, किसी और प्रोविंस को काटा ही नहीं गया था। तो इन 2 प्रोविंसेस के अंदर जो माइनॉरिटीज़ थी, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारा टॉपिक कंटिन्यूड है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। तो अब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें अगर पार्टीशन की, अनप्लैन्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। अनप्लैन्ड और ट्रेजिक था पॉपुलेशन का ट्रांसफर। उनको भागना पड़ा, रातों रात इधर उधर भागना पड़ा। जो इधर वाले मुसलमान थे, हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान थे, उनको लगा कि वो यहाँ सेफ नहीं है, वो वहां भाग रहे थे। वहां के हिंदूज यहाँ आ रहे थे और रास्ते में पूरा वायलेंस चल रहा था। किलिंग एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर। ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर हिंदूज और सिखों को मारा गया और एट्रोसिटीज, किलिंग्स दोनों तरफ से हो रही थी। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 शहर बॉर्डर पे पड़ते थे इंडिया और पाकिस्तान के। और यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ बहुत ज्यादा कत्लेआम हुआ। यहाँ पर कॉम्युनल जोन्स बन गए, सांप्रदायिक दंगे यहाँ पर भड़कने शुरू हुए। बहुत भयानक तरीके का वायलेंस यहाँ पर देखने को मिला। लोगों को घर छोड़ने पड़े, रिफ्यूजी कैंप्स सेटअप किए गए दोनों तरफ। और लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, चाहे पंजाब, चाहे पाकिस्तान की हो या भारत की हो, हिंदुस्तान की हो, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो जो बाहर से लोग आए हुए थे, उनके प्रति वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं थी। वो उनको कोई भी सुविधा प्रोवाइड नहीं करना चाहती थी। गवर्नमेंट्स उतना ज़्यादा कंसर्न्ड नहीं थी, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई। सबसे ज़्यादा दिक्कतें बढ़ी विमेन की। विमेन को उठा लिया गया, एब्डक्ट कर लिया गया, जान से मार दिया गया, गैंग रेप्स हुए और कई मामलों में उनके धर्म का परिवर्तन भी करवाया गया। विमेन के साथ ये जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा घृणित और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी, ट्रॉमेटिक थी विमेन के साथ ये सिचुएशन।
इसीलिए फैमिली मेंबर्स ने अपने ही घर की लेडीज को जान से मार दिया। विमेन किल्ड बाय द ओन फैमिली मेंबर्स, व्हाई? टू सेव द फैमिली ऑनर। एक गुस्साई पगलाई भीड़, मर्दों की भीड़ किसी औरत के साथ किसी भी हद तक कुछ भी कर सकती है, तो इसीलिए विमेन को जो है जान से मार दिया बहुत सारे परिवारों ने। बहुत सारे बच्चे जो हैं अपनी फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। ये भी बहुत ट्रॉमेटिक था, बहुत पेनफुल था। एक बच्चा 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का एक बच्चा अपने परिवार के लिए किस से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया, जुदा हो गया। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिली। कहा जाता है मूवीज और राइटिंग्स के अंदर कई जगह पर आया है कि ये केवल देश का नहीं, दिलों का बंटवारा था। ये इसको दिलों का बंटवारा किस लिए कहते हैं? क्योंकि हो सकता है कि एक रात पहले तक आपका सबसे खास दोस्त, जो आपको अपना भाई मानता था और आपकी बहन को अपनी बहन मानता था, और आपने उससे अपने बहुत सारे राज जाहिर किए थे, वो मुस्लिम था और आप हिंदू थे। अगले दिन जैसे ही आपका जो घर है वो पाकिस्तान में पड़ा, वो जो व्यक्ति जो आपके परिवार को अपना परिवार मानता था, वो सडनली बदल गया। उसने आप एक ही दिन में वो आपकी बहन के ऊपर गलत नज़र रख रहा है, आपके परिवार को गलत नज़र से देख रहा है, और एक ही दिन में उसने आपके घर के ऊपर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया क्योंकि वो आपका राज़दार था। तो सडनली दिल बदल गए, सडनली हर्ट्स जो हैं वो डिवाइड हो गए। कल रात तक आप जिसको अपना सबसे खास दोस्त मानते थे, जिसको अपना परिवार मानते थे, आज वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। ऐसा हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट या इमेजिन नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा उस समय में उन लोगों के साथ हुआ। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि डिवीजन ऑफ हर्ट्स था। जिस गली में आपका परिवार शायद पिछले 100 साल से रह रहा था, अंग्रेजों के क्या, मुगलों के ज़माने से आप जिस परिवार, जिस घर, जिस शहर में रह रहे थे, एकदम से वो शहर आपके लिए रातों रात बेगाना हो गया। उस शहर में आपके साथ अत्याचार होने लगा। आप बड़े रईस आदमी थे, लेकिन सडनली आपको पता लगा कि दुनिया के दिलों में, आप के दिल में आपके लिए इतनी इज़्ज़त नहीं, नफ़रत भरी हुई है, और सब आपके ऊपर टूट पड़े हैं। ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर देखने को मिला। केवल आर्मी का, केवल जगह का बँटवारा नहीं हुआ, केवल लोगों का बँटवारा नहीं हुआ, बड़ी भयानक स्थिति थी, दफ़्तरों का बँटवारा हुआ, डिपार्टमेंट्स का बँटवारा हुआ। कहा जाता है कि स्टेशनरी के आइटम्स का बँटवारा हुआ। एक डिपार्टमेंट में 10 पेन हैं, उनका बँटवारा हुआ। ऑल पिन्स हैं जिससे जिससे पेजेस को स्टेपल किया जाता है, उन पिन्स का बँटवारा हुआ, क्लिप्स का बँटवारा हुआ। इतने बड़े लेवल का जो बँटवारा है, रेलवेज़ का, एम्प्लॉइज़ का, गुड्स का, स्टेशनरी का, सबका बँटवारा हुआ। 80 लाख लोग अपनी जगह से मूव करके दूसरी जगह पर गए, और 5 से 10 लाख लोग जो हैं इस प्रोसेस के अंदर मर गए। 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। मुस्लिम स्टिल, भारत में मुस्लिम्स की संख्या 1951-52 तक भी 10-12% थी। भारत में जो मुस्लिम्स की संख्या थी वो इतनी थी। इसीलिए बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया जाए, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन certain organization wanted to be a Hindu state, but most of our freedom fighter, जो सच्चा फ्रीडम फाइटर था, उसने केवल एक ही बात कही, हम लोग सेकुलर होंगे। जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वो जानता था कि इस तरह की हरकतें बड़ी बेवकूफी वाली हैं कि आप हिंदू मुसलमान करके देश का डिवीजन कर रहे हैं। उसका ये कहना था कि आप हिंदू स्टेट इसको बनाएंगे तो हमारा देश केवल बर्बाद होगा। आज की दुनिया का अगर आप कि दुनिया को स्टडी करो, जो जो भी देश एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो देश ज्यादातर बर्बाद ही हैं। और जो देश भी ज्यादातर सेक्युलर हैं, वही देश तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट के रास्ते पे बढ़ रहे हैं। तो ये बात फ्रीडम फाइटर्स बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, और वो चाहते थे कि सेकुलरिज्म बरकरार रहे, और इसीलिए भारत एक सेकुलर कंट्री बना। लेकिन पाकिस्तान के जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई में कुछ नहीं किया ज्यादा। उनका कोई लेना देना नहीं था, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। और क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाया। भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग जिनका फ्रीडम फाइटिंग से कोई लेना देना नहीं था, जो अंग्रेजों के पीछे लगा करते थे, वही ये चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र जो है वो बनाया जाए।
और एम्फेसिस जो है वो था सेकुलर नेशन बनाने के ऊपर। पूरा का पूरा ध्यान किस चीज के ऊपर था कि भारत को एक सेकुलर राष्ट्र बनाया जाए। ये फोटो है एक ट्रेन की। ट्रेन्स बड़ी पॉपुलर हुई थी, पाकिस्तान से ट्रेन आया करती थी जिसमें हिंदूज माइग्रेट किया करते थे, हिंदुस्तान से ट्रेनें जाती थी जिसमें मुस्लिम्स माइग्रेट करके पाकिस्तान जाया करते थे। कई ट्रेनें ऐसे आई जिसमें अटैक हुआ और केवल लाशें ही लाशें आई। ऐसा भी कहा जाता है कि इतिहास में कुछ ऐसी ट्रेन्स भी हिंदुस्तान के अंदर आई जिसमें केवल एक जिंदा व्यक्ति था और वो था ड्राइवर। बाकी पूरी ट्रेन में केवल लाशें ही लाशें थी। ये एक फोटो है जिसमें ये आपको महात्मा गांधी नजर आ रहे हैं। ये इस टाइम पर नोआ खली के अंदर हैं। जब हमारे देश के अंदर पार्टीशन हुआ और बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लगा, तो कुछ इलाकों में वायलेंस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया। उनमें से एक इलाका था नोआ खली का। नोआ खली का जो इलाका था बंगाल के अंदर था, कलकत्ता के पास था। और वहाँ वायलेंस इतना ज़्यादा हो गया कि महात्मा गांधी दिल्ली छोड़कर, आज़ादी का जश्न छोड़कर सीधा नोआखली पहुंच गए और वहां पर वायलेंस को रुकवाने में लग गए। इनकी पूरी जिंदगी नॉन वायलेंस की लड़ाई को जारी रखने में बीती। जब इन्होंने अपने देश के विभाजन के समय होने वाले वायलेंस को देखा तो इनको बहुत तकलीफ हुई, और ऐसी तकलीफ इनको नोआखली को देखकर हुई। अभी ये नोआखली का जो इलाका है वो इस टाइम पर बांग्लादेश के अंदर है, और ये वहां पर वायलेंस को रोकने के लिए गए। जब कांग्रेस के या बाकी जो लोग थे सारे दिल्ली के अंदर जश्न मना रहे थे, उस टाइम महात्मा गांधी बंगाल के अंदर थे और वो वायलेंस को शांत कर रहे थे। बहुत सारे लोग आज के समय में महात्मा गांधी को बहुत गलत मानते हैं। कई लोग तो बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। ये कई लोग इनको गालियां तक देते हैं कि बहुत ही घटिया थे, बहुत ऐसे थे, वैसे थे, ये थे, वो थे। मेरे हिसाब से वो लोग शायद सही कह रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जब महात्मा गांधी जिंदा थे तभी आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात कह दी थी कि गांधी जी, आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो कभी बिलीव ही नहीं कर सकती कि आपके जितना महान व्यक्ति इस धरती पर चला हो। अब आइंस्टाइन था, कोई बात गलत कैसे कह सकता था? आइंस्टाइन की बात बिल्कुल सही है। आजकल की जनरेशन जो बहुत ही ज़्यादा कई चीज़ों से डरती है, जिसको करप्शन से कोई लेना-देना नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि नेशन कैसे बनाया जाता है, जो केवल अपनी निजी लड़ाइयों के अंदर देश को किसी भी हद तक गिराने के लिए तैयार है, जो आज की जनरेशन है, वो इस व्यक्ति की महानता को समझ ही नहीं सकती है। ये व्यक्ति अपनी फोटो 15 अगस्त को कहाँ खिंचवा रहा है? जहाँ पर वायलेंस हो रहा है। और कांग्रेस के नेता कहाँ पर हैं उस टाइम पर? दिल्ली में। आपको कोई नेताजी ऐसे मिलेंगे आज के टाइम में, अगर देश के किसी हिस्से में दंगे चल रहे हों, भयानक वायलेंस चल रहा हो, वहां पर आपको नेताजी फोटो खिंचाते हुए दिखेंगे, या नेताजी आपको वहां फोटो खिंचाते हुए दिखेंगे जहां वो चुनाव जीते हों, या जहां पर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई हो और पाकिस्तान के ऊपर हमने फतेह हासिल की हो, तो नेताजी आपको यहाँ पर दिखेंगे फोटो खिंचवाते हुए या वायलेंस के साथ दिखेंगे? आजकल के नेताजी तो ऐसे हैं जो दंगों वाली जगह पर जाते भी नहीं है कि हमारा नाम लग जाएगा कि हमारी जिम्मेदारी थी। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो उस टाइम पर जब दंगे हो रहे थे और साथ के साथ आजादी का जश्न हो रहा था, तो इसकी फोटोएं आजादी के जश्न के साथ बिल्कुल भी नहीं है, एक भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई फोटो नहीं है, लाल किले पर कोई फोटो नहीं है। इसकी फोटोएं कहाँ पर हैं? जहां सबसे ज्यादा वायलेंस हो रहा था। इनकी वजह से नोआखली में वायलेंस कम हुआ, इनकी वजह से कलकत्ता में वायलेंस खत्म हुआ, इनकी वजह से दिल्ली में वायलेंस खत्म हुआ। इन्होंने एक एक जहां पर वायलेंस ज्यादा होता था वहां पर महात्मा गांधी जाकर वायलेंस को खत्म करने की कोशिश करते थे। ये महात्मा गांधी की महानता थी। पार्टीशन के ऊपर कुछ मूवीज बनी है। एक मूवी थी सलीम मिर्जा, बड़ी फेमस मूवी थी, उस जमाने की बहुत अच्छी मूवी थी। एक बहुत बड़े बलराज साहनी करके जो हमारे एक एक्टर हुआ करते थे, उनकी ये मूवी है, बड़ी जबरदस्त। आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री है। और ये महात्मा गांधी के बारे में है कि महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को कोलकाता में थे क्योंकि कॉमुनल वायलेंस हो रहा था। उनकी प्रेजेंस से वहां की सिचुएशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। उसके बाद अगले महीने महात्मा गांधी दिल्ली आए
और उन्होंने वहां पर भी वायलेंस को खत्म करने की बहुत कोशिश की। उनको इस बात का भी दुख था कि हमारे देश की सरकार, जो दिल्ली की सरकार है, जो इंडिया की सरकार है, वो पाकिस्तान को फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर रही है। उन्होंने फोर्स किया नेहरू को कि पाकिस्तान का जो पैसा आपने देना है पार्टीशन के बाद, वो पैसा उनको जल्द दिया जाए। पटेल और नेहरू वो पैसा नहीं देना चाहते थे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान इस पैसे का यूज हमारे अगेंस्ट ही कर सकता है। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी के फोर्स करने पर उनको अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा करना पड़ा। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा फेवर में महात्मा गांधी थे, हर चीज उनकी मान रहे थे। ऐसे ही एक व्यक्ति ने, एक हिंदू कट्टरपंथी आदमी जिनका नाम था नाथूराम गोडसे, जो एक एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा को बिलोंग करते थे, उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। तो गांधी जी की हत्या के बाद ये पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल आपको देखने को मिला। हर कोई रो रहा था, हर कोई चीख रहा था। महात्मा गांधी बहुत महान थे। तो उनकी डेथ के बाद पूरा हिंदुस्तान शोकाकुल हो चुका था। बात करते हैं पार्टीशन से, अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन से जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला आएगा, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट चैप्टर और हमने कहा था कि हम फर्स्ट चैप्टर में यूनिटी को डिस्कस करेंगे, भारत की यूनिटी को डिस्कस करेंगे। तो यूनिटी के अंदर अगला जो नंबर आता है वो आता है, जो नाम आता है वो आता है प्रिंसली स्टेट्स का। भारत की यूनिटी के अंदर प्रिंसली स्टेट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है इसको समझते हैं, थोड़ा सा हमारे साथ समझिएगा आप। अंग्रेज भारत में 1600 में आए थे। 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद से अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। अलग अलग हिस्सों में कब्जा कर रहे थे। कभी कहीं लड़ाई करते थे, कब्जा कर लेते थे, कभी कहीं लड़ाई करते थे, कब्जा कर लेते थे। ये कब्जा 1857 तक चलता रहा। और करते करते हिंदुस्तान का लगभग एक तिहाई हिस्सा जो है वो अंग्रेजों के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया। 1857 के अंदर एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ भारत के अंदर। 1857 के अंदर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ। और उस रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, उस रिवोल्ट के बाद जो अंग्रेजी कमांड थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर किसके पास चली गई थी? वो चली गई थी ब्रिटिश क्राउन के पास। तो 1857 में ब्रिटिश क्राउन जो है वो भारत का मालिक बन गया, इस एक तिहाई हिस्से का मालिक बन गया। और ब्रिटिश क्राउन ने ये कहा कि अब हम किसी भी और एरिया पे कब्जा नहीं करेंगे, और जो राजा जहां पर राज कर रहा है उसको राज करने देंगे, लेकिन हम उनके सिर पर बैठेंगे। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं पैरामाउंसी और सुजरेनिटी। मान लीजिए ये कोई रियासत है जो अभी तक अंग्रेजों ने एक्वायर नहीं करी है, और इसके अंदर एक राजा जी हैं, एक प्रिंस है इसके अंदर। तो प्रिंस अपनी जगह पर बना रहेगा, इस राज्य को प्रिंस ही चलाएगा। लेकिन प्रिंस के ऊपर कौन होगा? ब्रिटिश। प्रिंस के ऊपर कौन बैठेगा? ब्रिटिश। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्रिटिश पैरामाउंसी और ब्रिटिश सुजरेनिटी। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटिश पैरामाउंसी या ब्रिटिश सुजरेनिटी। अब ऐसे कितने इलाके थे भारत में? एक तिहाई हिस्सा तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर था, लेकिन दो तिहाई हिस्से जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स का पार्ट थे। प्रिंसली स्टेट्स का पार्ट थे, यानी कि हिंदुस्तान दो पार्ट में डिवाइडेड था आजादी के टाइम पर। एक हिस्सा था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ये वाला ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश, और दूसरा हिस्सा था प्रिंसली स्टेट्स वाला। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझिए आप। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस का हिस्सा तो डायरेक्टली इंडियन यूनियन बनने वाला था, यानी एक तिहाई हिंदुस्तान तो इंटैक्ट रहने वाला था। ब्रिटिश जाएंगे, कोई ना कोई आएगा, कौन आएगा? जो भारत के फ्रीडम फाइटर्स थे, वो आकर उस पर राज करेंगे। लेकिन जब यहां से ब्रिटिश जाएंगे, ब्रिटिश पैरामाउंट से और सुजरेनिटी वाले इन प्रिंसली स्टेट से ब्रिटिश जाएंगे, तो पीछे कौन रह जाएगा? एक प्रिंस रह जाएगा, यानी उस एरिया का राजा फिर भी रह जाएगा। अब आप अगर एक छोटी सी रियासत के राजा भी हों, तो भी आप अपनी राजशाही क्यों खत्म करेंगे? आज आपसे मिलने मोदी जी कभी नहीं आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक छोटे से शहर, एक म्युनिसिपैलिटी से भी कम पॉपुलेशन मालदीव्स की है, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री से हमारे मोदी जी रेगुलरली बात करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपका प्रोविंस अगर छोटा सा भी हो, आप अपनी राजशाही खत्म क्यों करेंगे? तो इसीलिए प्रिंसली स्टेट्स अब खुश थी।
खुश इसलिए थी क्योंकि अब ब्रिटिश जा रहे थे और उनका राज वापस आने वाला था। उनके पास ये ऑप्शन थी कि वो इंडिया में भी मर्ज हो सकते हैं, वो पाकिस्तान के साथ भी मर्ज हो सकते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो कोई भी राजा इंडिया या पाकिस्तान के साथ क्यों जाएगा? वो इंडिपेंडेंट ही रहने की कोशिश करेगा। तो ये देखिए, ये है हमारे कंट्री का मैप, जिस टाइम पर ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये है प्रिंसली स्टेट्स। येलो कलर आपको ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस नजर आ रही हैं। तो आप देखिए कि अगर प्रिंसली स्टेट्स को अलग कर दिया जाए तो भारत कैसा होगा। इसको बाल्कनाइजेशन कह सकते हैं, बाल्कनाइजेशन। बाल्कन स्टेट्स जैसी यूरोप में कन्वर्ट हो गई थी, डिवाइड हो गई थी, वैसे भारत के भी अनगिनत सैकड़ों टुकड़े हो सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के सामने। तो प्रॉब्लम क्या थी? अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम ये थी कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, लीगली इंडिपेंडेंट थी आफ्टर द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश पैरामाउंटसी के बाद, ब्रिटिश की पैरामाउंटसी सुजरेनिटी खत्म होने के बाद लीगली, कानूनन ये इंडिपेंडेंट हो सकती थी। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, अगर इंडिपेंडेंट होना एक ऑप्शन है तो आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश जरूर करेंगे। ये इंडिया को भी ज्वाइन कर सकती थी, पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकती थी और इंडिपेंडेंट भी रह सकती थी। और ये जो फैसला है, जो डिसीजन है कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, ये डिसीजन रूलर्स को दिया गया, ना कि लोगों को। अब ये सोचने वाली बात है कि ये जो लोग थे, ये इतने लंबे टाइम तक गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सबके पीछे थे और आजादी मांग रहे थे और कह रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया, लेकिन इन लोगों को तो आजादी मिल ही नहीं रही थी। ये लोग तो फिर से गुलाम होने जा रहे थे उन राजाओं के अंडर। तो बहुत सारे रूलर्स ऐसे थे, जैसे त्रेवेंकोर के राजा थे। त्रेवेंकोर यानी आज के टाइम का केरला, हैदराबाद यानी आज के टाइम का तेलंगाना, और भोपाल यानी आज के टाइम का मध्य प्रदेश। इनके जो राजा थे, ये भारत के साथ मिलना नहीं चाह रहे थे। तो यही हमारी प्रॉब्लम बन गई। प्रॉब्लम क्या थी? इंडिया जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इससे डेमोक्रेसी का लॉस होगा, थ्रेट ऑफ लॉस ऑफ डेमोक्रेसी इन द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स के लोगों ने भी तो आजादी के लिए डिमांड किया था, उन्होंने भी तो डेमोक्रेसी की सोच रखी थी, वो भी तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे इसलिए ताकि उनको आगे चलकर डेमोक्रेसी मिले। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हो रहा था, डेमोक्रेसी थ्रेटन हो चुकी थी। प्रिंसली स्टेट्स प्रैक्टिस्ड अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। अगर प्रिंसली स्टेट्स आ जाती तो भारत में डेमोक्रेसी उस एरिया के अंदर थ्रेटन हो सकती थी, उन लोगों को लोकतंत्र का सुख नहीं मिलता, ये एक बड़ी समस्या हो सकती थी। तो जो हमारी गवर्नमेंट थी उसकी क्या अप्रोच थी? इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट कौन सी कह रहे हैं आप? जो 1947 से लेकर 1952 तक हमारे देश में जो ऑपरेट कर रही थी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरिम गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा कौन सा था? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, वही एक तरीके से हमारी इंटरिम गवर्नमेंट का काम कर रही थी। इंटरिम गवर्नमेंट टुक द फर्म स्टेप अगेंस्ट द बैल्कनाइजेशन। बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा कि भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, बाल्कनाइजेशन नहीं होने देंगे, यूरोप की बाल्कन स्टेट्स की तरह भारत को हम लोग डिवाइड नहीं होने देंगे। एक यूनियन चाहिए, एक यूनाइटेड भारत चाहिए। और इसके लिए हमारे जो फर्स्ट होम मिनिस्टर हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जबरदस्त तरीके से नेगोशिएशंस स्टार्ट किए। गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी, हमारी जो सरकार, जिसके होम मिनिस्टर जो थे वो पटेल थे और जिसके प्राइम मिनिस्टर जो थे वो नेहरू थे, इन दोनों के नेतृत्व के अंदर, और थैंक्स टू लॉर्ड माउंटबेटन आल्सो, ही वाज आल्सो, मतलब लॉर्ड माउंटबेटन का भी इनको सपोर्ट मिला। मेनन साहब जो हमारे सिविल सर्वेंट हुआ करते थे सीनियर, उनका भी सपोर्ट मिला। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने एक अप्रोच डिजाइन किया। तीन कंसिडरेशंस के ऊपर गवर्नमेंट का अप्रोच टिका हुआ था। कौन कौन सा? पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। जो हिस्सा भारत में पड़ता था,
पाकिस्तान को अगर अलग कर दिया जाए तो जो हिस्सा भारत में पड़ता था उसके अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स आते हैं वो भारत के अंदर मिलना चाहते हैं. पीपल ऑफ द मोस्ट स्टेट्स वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया. सेकंड, गवर्नमेंट वाज फ्लेक्सिबल इन गिविंग सर्टेन ऑटोनॉमी एंड अकोमोडेट प्लूरैलिटी. लोगों के कल्चर बहुत अलग था, डाइवर्सिटी थी, लैंग्वेजेस अलग थी. प्रिंसली स्टेट्स के अंदर कुछ एप्रीहेंशंस थी, कुछ सस्पिशन था, कुछ शक था, कुछ डर था. हमारे देश की सरकार ने कहा कि हम ये सारे डर दूर करेंगे. हम आपको किसी ना किसी तरीके की अगर जरूरत लगी तो ऑटोनॉमी जरूर देंगे. आपने तो केवल, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, आपने तो केवल कश्मीर में धारा 370 के बारे में सुना है. लेकिन धारा 371 अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आप पाएंगे कि बहुत सारी स्टेट्स को इंडिया में अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी दे रखी है. फिर चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, या नॉर्थ ईस्ट की जगह, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हो, उनको इंटरनल ऑटोनॉमी दी जा रही है. तो यानी कि हमारे देश की जो सरकार थी, इंटरिम सरकार थी, उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों की तरह नहीं है, जबरदस्ती तुम्हारे को कैप्चर करके नहीं रखेंगे. हम तुम्हारे को संविधान के अंदर उचित रूप से हम कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए रखेंगे, ऑटोनॉमी तुम्हारे को देने की कोशिश करेंगे. और उनका तीसरा कंसिडरेशन ये था कि हम भारत को टूटने नहीं देंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम लोग पूरे तरीके से मेंटेन रखेंगे. ये तीन कंसिडरेशंस के आधार पर उन्होंने अपना काम शुरू किया. गवर्नमेंट की अप्रोच थी, मोस्ट स्टेट्स, जो गवर्नमेंट की अप्रोच चल रही थी उसकी वजह से, उसके एग्रेशन की वजह से ज्यादातर स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया. लगभग 561 स्टेट्स आउट ऑफ 565 स्टेट्स, दे साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. उन्होंने ये कह दिया कि हम भारत में मिलने के लिए तैयार हैं. पंगा अड़ा केवल 4 जगह पर. कौन कौन सा? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर. याद रखिएगा, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ये चारों भारत के अंदर है. कश्मीर में कुछ प्रॉब्लम है भारत के अंदर, कुछ हिस्सा जो है वो पीओके का है, ठीक है, लेकिन बाकी तीनों जो हैं वो पूरे तरीके से भारत का ही पार्ट है इस टाइम पर. जूनागढ़ जो है ये पड़ता तो भारत की बाउंड्री में था, लेकिन थोड़ा सा इसके जो नवाब थे, जो इसके राजा थे, थोड़े से सनकी टाइप से थे. और उनके जो दीवान साहब थे, भुट्टो, ये इनकी वजह से ये पाकिस्तान में मर्ज होना चाहते थे और जिन्ना के साथ इनकी बातचीत भी हो गई थी. तो लेकिन ऐन मौके पर हमारे जो पटेल साहब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जाल बिछाया और ये जो यहाँ के जो राजा थे उनको भागना पड़ा. वो भागे और पीछे से हम लोगों ने कहा कि ये सारी चीज जो हो रही है बिल्कुल सही तरीके से है, इसके ऊपर ठप्पा अथॉरिटी होनी चाहिए. इस चीज को ऑथराइज कराने के लिए हमने वहां पर वोटिंग करवाई. प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है? वोटिंग करवाई. लोगों से पूछा, जनता से बाकायदा पूछा कि भाई तुम्हारा राजा ये चाहता है कि पाकिस्तान में मिल जाएं, क्या तुमको पाकिस्तान में मिलना है? तो 99% जनता ने कहा नहीं, हमको भारत में मिलना है. तो जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया. कश्मीर का जो इशू है वो थोड़ा लंबा है, बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम लोग कश्मीर में क्या हुआ था. दूसरा आता है हैदराबाद. हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बहुत बड़ी प्रोविंस थी हैदराबाद की. हैदराबाद के जो नवाब थे उनको कहते थे निजाम. उनका नाम था मीर उस्मान अली. नाम याद कर लीजिए, हैदराबाद के निजाम का नाम क्या था? मीर उस्मान अली. दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार, बहुत पैसा, बहुत ताकत. मुस्लिम थे, थोड़ा सा टच था, कनेक्शन था जिन्ना के साथ. चाहते थे कि हैदराबाद को पाकिस्तान में मिला दिया जाए. टू नेशन थ्योरी है, मल्टीपल नेशन थ्योरी थोड़ी है. कितना कुछ पाकिस्तान में जाएगा? पॉसिबल नहीं था. अगर होता है पॉसिबल तो शायद ये ले भी जाते, लेकिन हैदराबाद हिंदुस्तान के बिल्कुल सेंटर में था, बिल्कुल बीच में था. ये संभव ही नहीं था कि हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी तरीके से मिल जाए. लेकिन एक और प्रॉब्लम थी इनकी, ये थोड़े से सनकी थे
इन्होंने नॉन हिंदूज के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, यानी इन्होंने भारत सरकार के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया जिसमें इन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, कि अभी रुक जाओ, कुछ समय वेट करो, हम लोगों को सोचने दो कि हमने करना क्या है। तो इन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने के बाद इन्होंने अपने लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया। और ये अत्याचार केवल नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट था, मुस्लिम्स के अगेंस्ट ये अत्याचार नहीं था, हिंदूज के अगेंस्ट था ये अत्याचार। तो विमेन, इंक्लूडिंग विमेन, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किए। क्या शुरू किए? प्रोटेस्ट। किसके खिलाफ? मीर उस्मान अली की सेना के खिलाफ। उस सेना का अध्यक्ष था कासिम रिजवी, जिसकी एक सेना थी जिसका नाम था रजाकार्स। तो उस मीर उस्मान अली की सेना का नाम क्या था? रजाकार्स। और रजाकार्स का एक्चुअली में अध्यक्ष कौन था, सेनापति कौन था? कासिम रिजवी। तो ये भी एक ऐसा व्यक्ति था जो नॉन हिंदूज से बहुत नफरत करता था। इसने बहुत ज्यादा अत्याचार किया। और ऐसे में जब अत्याचार जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा ऑपरेशन होने लगा, तो फिर बीच में आए सरदार पटेल। और सरदार पटेल ने क्या किया? उन्होंने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। अगर सवाल पूछा जाए आपसे कि ऑपरेशन पोलो किसके लिए लॉन्च किया गया था, तो हैदराबाद के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन पोलो लॉन्च लॉन्च किया, आर्मी को भेजा, और कंट्रोल हासिल किया किसका? हैदराबाद का। और हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। मीर उस्मान अली, नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट रजाकार्स का बहुत ज्यादा वायलेंस, पीपल रोज अगेंस्ट दैट वायलेंस, ऑपरेशन पोलो वाज लॉन्च्ड, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल कैप्चर्ड द हैदराबाद एंड मर्ज इट विद इंडिया। ये है मीर उस्मान अली, उस जमाने की फोटो है, ये है सरदार पटेल, और इन दोनों के बीच में ये साइन होता है एग्रीमेंट, और हैदराबाद हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद अगली कहानी आती है हमारी मणिपुर की। मणिपुर के जो महाराजा थे, उनको भी कहीं ना कहीं लगता था कि वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। मणिपुर बॉर्डर का स्टेट था, तो उनको फील होता था कि शायद हम लोग अलग हो सकते हैं। और उनके एरिया में, उनके स्टेट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे भारत की आजादी के टाइम पे। तो उन्होंने ये मंशा जाहिर की। राजा बोध चंद्र सिंह, इन्होंने ये मंशा जाहिर की कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने उनको कहीं ना कहीं अपनी बातों में ले लिया, और उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा लिया। वो भारत सरकार के साथ उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। हालांकि वो एप्रीहेंसिव थे, थोड़ा शक था, थोड़ा डर था, तो उन्होंने दो चार बातें मनवा ली। तो भारत सरकार ने उनको कहा कि ठीक है जी, आपको इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाएगी। मतलब पूरे तरीके से आप भारत के संविधान से हो सकता है कि ना बंधे हो। कि ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम तक संविधान तो बना ही नहीं था। ये बात है 1947 की। संविधान बन के तैयार हुआ हमारा 1949 में। अभी तो संविधान दूर दूर तक नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि हम लोग कौन सा संविधान अडॉप्ट करेंगे। तो कहा कि जो मर्जी संविधान हो, लेकिन आपको इंटरनल ऑटोनॉमी दिया जाएगा। ये उस ऑटोनॉमी के अंदर कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए, और इन्होंने 1948 आते आते अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया। राजा जी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही बना लिया। हालांकि भारत सरकार ने कभी भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूवल नहीं दिया, उसको मान्यता नहीं दी, उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया, लेकिन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। और क्योंकि राजा जी तो वहां थे ही, राजा जी तो राज कर रहे थे, तो इस तरीके से हमारे देश की ये पहली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी। हमारे देश में सारी एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हमारे देश में पहली बार देखने को मिली, कि देश के किसी हिस्से में संविधान भी है और राजा जी भी हैं। तो इस तरीके से उसके बाद इलेक्शंस हुए असेंबली के लिए। जुलाई 1948 में मणिपुर असेंबली के लिए, मणिपुर की जो
विधानसभा है, असेंबली है, उसके लिए चुनाव हुआ। जुलाई 1948 में आजाद भारत के पहले चुनाव हुए। आजाद भारत के पहले चुनाव हुए, मणिपुर की असेंबली चुनकर असेंबली में जाकर बैठी। लेकिन वो जो असेंबली थी ना मणिपुर की, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड थी। एक तरफ थे नॉन कांग्रेस के लोग और दूसरी तरफ थे कांग्रेस वाले। ये जो कांग्रेस वाले थे, ये मणिपुर को इंडिया में मिलाना चाहते थे, और ये जो नॉन कांग्रेस वाले थे, ये मणिपुर को इंडिया के में मिलाने के सख्त खिलाफ थे। तो मैनी प्रपोज मर्जर विद इंडिया एक्सेप्ट कांग्रेस मेंबर्स इन द असेंबली। मतलब असेंबली में बहुत लोगों ने भारत के साथ मर्जर पर विरोध जताया, लेकिन कांग्रेस ने नहीं जताया, कांग्रेस इसके फेवर में थी। लेकिन चुपके से राजा बोध चंद्र सिंह ने मर्जर एग्रीमेंट एक दिन साइन कर दिया। सितंबर 1949 में उन्होंने अपनी मर्जी से ही, उन्होंने भारत सरकार के साथ ये जो मर्जर एग्रीमेंट है वो साइन कर दिया। याद रखिएगा, पहले जो एग्रीमेंट था वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये वाला जो है ये है मर्जर एग्रीमेंट। दोनों में फर्क है। फर्क क्या है, अभी एक दो स्लाइड्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। जब उन्होंने मर्जर एग्रीमेंट करके मणिपुर को पूरे तरीके से भारत में मिला दिया, तो उनकी असेंबली के अंदर बहुत हंगामा हुआ, और मणिपुर जो है वो भारत का हिस्सा तो बन गया, लेकिन उस हंगामे का रिजल्ट ये हुआ कि वहां हमेशा हमेशा के लिए इंसर्जेंसी शुरू हो गई। इंसर्जेंसी का क्या मतलब होता है? इंसर्जेंसी का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट विद इन द स्टेट। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई। ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी जारी है। 2025 में भी, 2024-25 में भी बड़े लेवल के दंगे हुए। कहीं ना कहीं रूट कॉज वहीं पर है। बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी थी जो अपने आप को हिंदुस्तान का पार्ट मानती ही नहीं है। बहुत सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इस तरीके से चल रही है मणिपुर में। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम देखें, हम चैप्टर 1 अगर पॉलिटिकल साइंस को अगर हम डिस्कस करें, तो मणिपुर जो है इस पूरे इंसिडेंट के बाद वो भारत का पार्ट बन जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये क्या होता था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये क्या चीज होती थी? ये एक तरीके से राजा जी को, मतलब देखो हम पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल साफ तरीके से हम समझने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं राजा जी को अपनी बातों में उलझाने का ये एक तरीका था। समझिए इस चीज को। ये राजा जी हैं, गरीब जनता के ऊपर बैठे हुए हैं। ये गरीब जनता है, इनके ऊपर राजा जी बैठे हुए हैं, और इनके ऊपर बैठा हुआ करता था ब्रिटिश। और ब्रिटिश अब जा रहा था, और इंडिया के जो पटेल वगैरह हैं ये यहाँ आ रहे थे। तो राजा जी इनको, इनके राजा जी ब्रिटिश के लिए नहीं उठे, इनके लिए क्यों उठेंगे? तो इन्होंने भी कहा कि देखो, हमने अंग्रेजों तक को भगा दिया, तुम क्या चीज हो? तो कहीं ना कहीं डर दोनों के दिमाग में है। कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी ये चाहते थे कि भारत में ये सारे के सारे राज्य मिले, और कहीं ना कहीं ये लोग भी इस चीज को डरते थे कि अगर लोगों ने जो विरोध ब्रिटिश का किया वो हमारे अगेंस्ट किया, तो हम भी कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी ये अपनी कुर्सी पर बने भी रहना चाहते थे। तो बीच का सॉल्यूशन क्या था? बीच का सॉल्यूशन था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसमें हमारे पटेल साहब ने ये कहा कि राजा जी, ब्रिटेन और आपके जो भी संबंध थे, उन्हीं संबंधों को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम ब्रिटिश की जगह पर ही आना चाहते हैं। ब्रिटिश के टाइम पर इन राजाओं ने, इन प्रिंसली स्टेट्स ने तीन चीजें ब्रिटिश को दे रखी थी। वो थी एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब विदेश नीति, डिफेंस, और तीसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, ये तीन चीज ब्रिटिश को दे रखी थी। तो भारत सरकार ने कहा जी, आप चिंता ना करो, हम आपका राज्य मांगने नहीं आए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत
ये 3 चीज़ें जो ब्रिटेन को आपने दे रखी थी, जो ब्रिटिश को दे रखी थी, यही 3 चीज़ें आप हमें दे दीजिए और आप अपनी कुर्सी पे बैठे रहिए। आपका राज चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करके ये जो बात कही जा रही है, ये राजाओं को लग सकता है कि हमेशा के लिए होगी। लेकिन इधर वाले ये जो है, ये जानते हैं कि ये बात बहुत लंबी नहीं चलेगी, संविधान बनने वाला है। तो इन्होंने राजाओं को क्या कहा कि आप हमारे को यही 3 चीज़ें दे दो जो आपने ब्रिटिश को दे रखी थी। ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा तब की तब देखेंगे। इसी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और क्योंकि आप राजा से कोई नई चीज़ तो माँग ही नहीं रहे, आप राजा जी से केवल उतना ही माँग रहे हो, जितना उन्होंने ऑलरेडी ब्रिटिश को दे रखा है, जो उनके पास पहले भी नहीं है। तो राजा जी भी आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए एग्री हो गए और इस तरीके से भारत जो है उसको यूनाइट किया गया। इस पर्टिकुलर फोटो में केवल इन दोनों के बीच की बातचीत ही नहीं नजर आ रही है, इनके और इनके बीच का रिलेशंस भी क्लियर हो रहा है कि ये मासूम जनता थी स्टेट्स की और ये प्रिंसली राजा थे और ये अपनी जनता को कैसे ट्रीट करते थे। तो ये जो हैं पटेल साहब, ये जो इनसे बात कर रहे हैं, एक्चुअली में इनकी नज़र इन पे है और इसकी नज़र इन पे है। और ये दोनों जो है आपस में बात कर रहे हैं कि तू अभी 2 मिनट रुक, ज़रा साल 2 साल रुक तो जा। एक बार मुझे ये डब्बा हासिल कर लेने दे, ये जो लिखा हुआ है ना एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशंस, ये डब्बा एक बार मुझे हासिल कर लेने दे, मैं इनको उठा दूंगा, तू चिंता मत कर। और ये ऐसा बाद में हो जाता है। नेक्स्ट आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब भारत में ये सारी की सारी स्टेट्स मर्ज हो जाती हैं, 565 रियासतें भारत में मर्ज हो जाती हैं और भारत एक यूनाइटेड इंडिया बन जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नए नए तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे को फेस होने लगती है। यही तो हमारा पहला चैप्टर है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सबसे पहली परेशानी जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए, जो आपने इसी चैप्टर में पढ़ी, वो थी पार्टीशन के वॉयलेंस, पार्टीशन से जो लोग आए उनको बसाना। दूसरी जो आपने समस्या पढ़ी वो थी कि सब कह रहे तो जी हम तो अलग अलग देश बसाएंगे, हम तो अलग अलग कंट्रीज बनेंगे, उससे निजात पाया। अब तीसरी समस्या, लोगों के लिए ये काम किया, मिलाया, अब लोग भी सिर चढ़ गए, लोग कुछ और डिमांड करने लगे। आइए देखते हैं क्या डिमांड करने लगे। अब ये जो लोगों को आपने जोड़ दिया हिंदुस्तान में, संविधान भी बना दिया, अब ये लोग चढ़ गए। लोग कहते हैं कि अब हमारी ये जो कंट्री के अंदर जो इंटरनल बाउंड्रीज हैं, जो स्टेट्स आपने बनाई हैं, ये मजा नहीं आ रहा है स्टेट्स बनाने में। आप स्टेट हमारी लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर बनाओ। समान भाषा बोलने वाले एक स्टेट में रहेंगे, एक जैसी भाषा बोलने वाले एक राज्य में रहेंगे। हमारे को तो ये बना के दो, ऐसे स्टेट्स डिफाइन करो। उनका ये कहना था कि ब्रिटिश के दौरान, और ये सच भी है, ब्रिटिश के दौरान जो स्टेट्स की बाउंड्रीज थी वो बड़ी आर्बिट्रेरी थी। आर्बिट्रेरी मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं था। किसी हिस्से पे ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, उसको एक स्टेट बना दिया। कभी कुछ और हुआ, कोई और मर्जर हुआ किसी दूसरे शहर पे या किसी स्टेट पे, कोई और ने कब्जा किया तो उससे वो एक बन गया। तो लोगों के दिल नहीं मिल रहे थे आपस में। तो लोग ये चाह रहे थे कि हमारी लैंग्वेज, हमारे कल्चर, हमारी आइडेंटिटी, हमारी एथनिसिटी, हमारे ट्रेडिशंस के हिसाब से स्टेट्स की बाउंड्रीज को डिवाइड करो। ये जो ब्रिटिश एरा की जो बाउंड्रीज हैं जो आपने बना रखी हैं, हमको ये मंजूर नहीं है। और ये कोई गलत बात नहीं थी। नागपुर सेशन 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अपना अधिवेशन जो हुआ था नागपुर के अंदर, उसने इस बात को सपोर्ट किया था कि आने वाले समय में हम लोग लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाएंगे। उन्होंने खुद इस बात को माना था कि हम लोग लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को फॉर्म करेंगे। लेकिन अब कांग्रेस मुकर रही थी, अब कांग्रेस जो है वो पीछे हट रही थी। नेहरू जी जो हैं वो पीछे हट रहे थे, ना भाई ना, लैंग्वेज के आधार पर नहीं बना। पहले खुद ही बोलते थे आजादी की लड़ाई के दौरान,
और अभी खुद ही मना कर रहे थे। क्यों मना कर रहे थे? क्योंकि उनको एक शक था, उनको एक डर था कि कहीं भारत डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। दुनिया में जितनी जगह भी आप जाओगे, आपने देखा होगा कि देश चेंज, भाषा चेंज, या भाषा चेंज, देश चेंज। छोटा सा पुर्तगाल पुर्तगाली बोलता है, उसके साथ स्पेनिश बोलते हैं तो स्पेन बन जाता है, जर्मन बोलते हैं तो जर्मनी बन जाता है, इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लैंड बन जाता है, फ्रेंच बोलते हैं तो फ्रांस बन जाता है। यूरोप का अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, या यूरोप छोड़, मैंडरीन बोलते हैं तो चाइनीज बन जाता है। तो भाषा के आधार पर दुनिया के बहुत सारे देश डिवाइडेड हैं। तो एक डर अंदर से पैदा हुआ, हमारे को एडमिनिस्टर करने वाले हमारी पहली सरकार के दिल में एक डर पैदा हुआ। जो नई चुनकर सरकार आई, जो इलेक्शन से अभी अभी जीत कर आई, जो ये चाहती है कि देश को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके सामने एक बड़ी समस्या ये आ गई। घर अभी अभी बनाया और घर वाले लड़ने लग गए, मेरे को ये कमरा, मेरे को ये कमरा, मेरे को, हमको अलग करो, हमको इस कमरे में डालो। तो नेहरू को घर के टूटने का डर हो गया। उनको ये लगा कि कहीं मैंने भाषा के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड किया तो ये डिसइंटीग्रेशन बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि भाषा के आधार पर देने चले सिर्फ स्टेट्स और कंट्रीज बन जाए। कहीं तो बड़ी मुश्किल से पटेल साहब ने 565 रियासतों को मिलाया, और कहीं ये फिर से मामला जो है वो फैल जाए और फिर से जो है देश डिवाइड हो जाए। और लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट कहाँ से शुरू हुआ? साउथ इंडियन स्टेट, साउथ इंडिया के अंदर भाषा के आधार पर डिवीजन का जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा आने लगा, बहुत ज्यादा प्रेशराइज होने लगे। यहां पर एक इंस्टेंस हुआ आंध्र प्रदेश में, आज के आंध्र प्रदेश में, आज का आंध्र प्रदेश, और उस टाइम का मद्रास, मद्रास प्रोविंस थी वहां पर। वहां पर क्या थी? मद्रास प्रोविंस। आज के टाइम में मद्रास मतलब चेन्नई। तो जो मद्रास प्रोविंस थी, उसके अंदर तेलुगु बोलने वाले लोग, तेलुगु बोलने वाले लोग ये बहुत एग्रेसिव हो गए और उन्होंने कहा हमें तो अपना राज्य चाहिए। तेलुगु बोलने वाले सारे एक राज्य का पार्ट होंगे, हमें तो ये चाहिए, और हमें तमिल बोलने वालों से अलग किया जाए। मद्रास में कौन बोलते थे? एक बोलते थे तमिल और एक बोलते थे तेलुगु। तो हमें तमिल बोलने वालों से अलग किया जाए। और उनको एक लीडर मिला जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। ये किनके लीडर थे? ये तेलुगु बोलने वालों के लीडर थे। और पोट्टी श्री रामुलु जो हैं, ये गांधीयन थे। ये गांधीयन थे, डरते नहीं थे, भूख हड़ताल से नहीं डरते थे। और इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी कि मुझे तो अलग से स्टेट चाहिए। कांग्रेस के थे और कांग्रेस के ही खिलाफ इन्होंने भूख हड़ताल कर दी कि मुझे तो एक सेपरेट स्टेट चाहिए तेलुगु बोलने वाले लोगों से के लिए, इस मद्रास प्रोविंस के अंदर। 56 दिन तक भूखे बैठे रहे। सरकार ने बहुत कोशिश करी, बट ये बच नहीं पाए। और 56 दिन के बाद इनकी डेथ हो गई। और इनकी मौत के बाद तेलुगु स्पीकिंग लोगों में एक भारी वॉयलेंस, एक भारी गुस्सा पैदा हो गया और जबरदस्त वॉयलेंस होने लगा। उस पूरे रीजन के अंदर जबरदस्त वॉयलेंस हुआ, जिस वजह से नेहरू को, हमारी इंटरिम गवर्नमेंट को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। और झुककर उन्होंने क्या बनाया? आंध्र प्रदेश। 1953 में भारत का फर्स्ट स्टेट जो लैंग्वेज के आधार पर बना, लिंग्विस्टिक, फर्स्ट स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस, जो लैंग्वेज के आधार पर बना, मजबूरी में बनाया गया। अब कहते हैं ना, पंडोरास बॉक्स खुल गया। अगर एक स्टेट भाषा के आधार पर बन सकता है तो और भी बन सकते हैं। तो इसलिए ये जो जिन्न है, ये बोतल से बाहर निकल आया। ये जिन्न बोतल से बाहर निकल आया। लेड टू द, यहां से क्या हुआ
यहाँ से जब आंध्र प्रदेश 1953 में बना, लेड टू द स्ट्रगल फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन अदर प्रोविंसेस, बाकी प्रोविंसेस भी लैंग्वेज के आधार पर डिमांड करने लगी। सेंटर ने अपॉइंट किया रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। भारत की सरकार ने एसआरसी लॉन्च किया। क्या है? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कब किया? 1953 में। और इनको कहा भाई पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां पर भी लोग ये चाहते हैं कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाई जाए, सब अपनी अपनी चिट्ठियां, अपनी अपनी अर्जियां, अपनी अपनी एप्लीकेशंस, अपनी अपनी लेटर्स, अपनी अपनी रिकमेंडेशंस लेकर इनके पास पहुंचो, एसआरसी के पास पहुंचो। और लोग चिट्ठियां लेकर गए और एसआरसी ने अपना काम करते हुए 1956 के अंदर 1956 के अंदर 3 साल के बाद इन्होंने अपनी रूलिंग दे दी और इन्होंने कहा कि मैंने स्टेट्स बना दी हैं भाषा के आधार पर। अब से भारत में 14 स्टेट्स होंगी और 6 यूनियन टेरिटरीज होंगी। अब से भारत में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो ऑपरेट करेंगी, ऐसा स्टेट एसआरसी कमीशन ने बताया। 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। ये देखिए, जो मैंने आपको जिन्न की बात की थी, ये है बोतल का जिन्न। जिस चीज को आप रोक रहे थे, बोतल को बंद कर रहे थे कि लैंग्वेज के आधार पर हमें स्टेट्स को डिवाइड ना करना पड़े, वो आखिरकार आप सफल नहीं हो पाए और अल्टीमेटली जिन्न जो है वो बोतल से निकल गया और भारत के अंदर लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड किया गया। और ये देखिए एसआरसी के सामने कितने लोग आए। कोई विशाल आंध्रा बनाने की डिमांड कर रहा है, कोई महाराष्ट्र गुजरात की डिमांड कर रहा है, महागुजरात, कोई संयुक्त कर्नाटक की डिमांड कर रहा है और कोई बृहन महाराष्ट्र की डिमांड कर रहा है। बहुत सारी कम्युनिटीज अलग अलग डिमांड्स लेकर आई, इसको बना दो, उसको बना दो, ऐसा बना दो, वैसा बना दो। यह है 1961 का मैप हमारे देश का। 1961 में मैप कुछ ऐसा दिख रहा था। आप देख सकते हैं ये मैप आज के समय में बहुत चेंज हो चुका है। आंध्र प्रदेश 1953 में पहला राज्य बना था, अभी तो काफी चेंज हो चुका है। तेलंगाना अलग हो चुका है इस पर्टिकुलर एरिया से। मैसूर जो है वो हमारा कर्नाटक बन चुका है आज के टाइम की अगर हम बात करें। महाराष्ट्र और गुजरात ये भी अलग हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है। उत्तर प्रदेश का ये वाला हिस्सा उत्तराखंड बन चुका है। बिहार का ये वाला हिस्सा झारखंड बन चुका है। ये उत्तराखंड है, ये छत्तीसगढ़ है। और ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हमारे उसके बाद। रीऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, हमारा टॉपिक जो चल रहा था, देयर वाज अ थ्रेट ऑफ सेपरेटिज्म। सबसे बड़ा जो थ्रेट था वो सेपरेटिज्म का था और डिवीजन का था। इस बात का खतरा था कि कहीं देश डिवाइड ना हो जाए, स्टेट्स को हम लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड करें और कहीं पूरा हिंदुस्तान टुकड़ों में ना टूट जाए। However, linguistic reorganization has strengthened the democracy. लेकिन बड़ी विचित्र बात है, बड़ी अजीब सी बात है और बड़ी सुखद बात है कि भाषा के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड करने के बाद हमारी डेमोक्रेसी कमजोर नहीं पड़ी, ये और ताकतवर हो गई, ये और बढ़िया हो गई, ये अच्छी हो गई। इसको इस एंगल से देखिए कि घर जैसे ही बना, लोग लड़ने लगे, मेरे को ये कमरा, मेरे को ये कमरा। आपको लगा कि इस लड़ाई की वजह से मेरा घर टूट जाएगा, इसलिए आप लोगों को एंटरटेन ही नहीं कर रहे थे। आप लोगों को कह रहे जिसको जहां जगह मिलते हैं वो वहां पड़ा रहे, हम डिवाइड नहीं करेंगे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि घर टूट जाए। लेकिन जब सबको अपने अपने कमरे मिल गए तो बढ़िया हो गया। आज का हमारा जो देश है लैंग्वेज के आधार पर, इसकी डेमोक्रेसी कमजोर नहीं हुई और ताकतवर हो गई। उस घर में 4 भाई रहते थे। अब वो अपनी-अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बीवी-बच्चों के साथ, अपने-अपने कमरों में रहते हैं। और जब उनको बात करनी होती है, मिलना होता है, पूरे परिवार ने किसी त्योहार को मनाना होता है, तो वो लॉबी में आ जाते हैं। तो पूरा परिवार सुखी है। आपने उनको डिवाइड नहीं किया है। लैंग्वेज के आधार पर आपने उनको डिवाइड नहीं किया है, बट आपने उनके डिवीजन, उनकी प्लुरैलिटी की इज्जत की है। ये दोनों चीज़ों के कॉन्सेप्ट के डिफरेंस को समझने में हमें थोड़ा-सा समय लगा, बट बड़ा सुखद था ये समझना कि प्लुरैलिटी और डाइवर्सिटी बुरी नहीं है। पूरी दुनिया आज चीख रही है।
पूरी दुनिया डाइवर्सिटी को लेकर परेशान है। बहुत सारे दुनिया के नेतागण ये चाहते हैं कि डाइवर्सिटी क्यों है, सब एक जैसा क्यों नहीं है, ताकि हम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने प्लुरैलिटी को सेलिब्रेट किया, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया, और इस वजह से हमारे यहाँ पर लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट्स बनी, उन्होंने हमारी देश की डेमोक्रेसी को और यूनिटी को और स्ट्रेंथन किया, उसको कमजोर नहीं किया। तो लिंग्विस्टिक स्टेट स्टैंड फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ प्लुरैलिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ दिस एंटायर थिंग। डेमोक्रेसी दस गेट्स स्ट्रेंथेंड विद एक्सेप्टेंस ऑफ प्लुरलिस्टिक आइडियाज। याद रखिएगा, अपनी जिंदगी में आप भी किसी बड़े मुकाम पर पहुंचे और आपके ऑफिस के अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग अगर रहेंगे, एक विचारधारा बनाने की कोशिश मत करिएगा। सबको इज्जत दीजिएगा, सबकी विचारधारा का सम्मान होना चाहिए, उससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है और कंट्री इंटरनली मजबूत बनती है। ये हमारे को यहाँ से पता लगा। अगर आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखें, जो हमारी आखिरी स्लाइड है इस चैप्टर की, तो ये पर्टिकुलर स्लाइड हमारे को सिंपली ये बता रही है कि कब कब हमारे देश में डिवीजन हुआ। बॉम्बे स्टेट को डिवाइड किया गया 1956 गुजरात और महाराष्ट्र में। कभी ना कभी इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे सीयूईटी के प्रोग्राम के अंदर, क्लैट और सीयूईटी के प्रोग्राम में कभी ना कभी इसको डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को, अभी नहीं। पंजाब और हरियाणा का डिवीजन हुआ 1966 में, भाषा के आधार पर हुआ। यहाँ भी डिवीजन भाषा के आधार पर, यहाँ भी डिवीजन भाषा के आधार पर। और 1972 के अंदर पूरे नॉर्थ ईस्ट का के अंदर जो चेंजेस आए, वो भी लगभग भाषा के आधार पर या कल्चर के आधार पर देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर जो 2014 के अंदर, 2000 के अंदर जो डिवीजन हमारे को देखने को मिला, जब तीन स्टेट्स छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को बनाया गया, तो वहां पर जो जो रीजन था वो भाषा नहीं थी। वहां पर रीजन जो था वो रीजनल इम्बैलेंस था। तो रीजनल इम्बैलेंस के चलते हमने साल 2000 के अंदर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को बनाया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे लिए ये भी एक आसान काम हो गया कि लैंग्वेज ही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हो, ये नहीं है। अब कल्चर, ट्रेडिशन, इम्बैलेंसेस, इकोनॉमी, ये सब फैक्टर्स के आधार पर भी हम लोग स्टेट्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला चैप्टर। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, पहला चैप्टर भारत की आजादी के बाद भारत की यूनिटी किस प्रकार से अडॉप्ट की जाए, उसके ऊपर था। तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा कि पार्टीशन के दुख को कैसे झेला हमने। फिर दूसरे टाइम पे हमने पढ़ा कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स अलग होना चाहती थी, लेकिन हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, जो हमारी पहली इंटरिम गवर्नमेंट है, उसने उसको कंट्रोल किया। और तीसरा था कि जब लोग सारे आ गए, देश बन गया, तो वही लोग जिनके लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी, वही लड़ने लग गए। कहते हमको तो लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर स्टेट्स बनाना है। शुरू में आपने रेजिस्ट किया, लेकिन बाद में आपने उनकी बात मानी और आपने प्लुरैलिटी को सपोर्ट किया, डाइवर्सिटी को सपोर्ट किया, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को बनाया, और अल्टीमेटली आपने एक यूनाइटेड इंडिया बना लिया। एक ऐसा भारत जो आने वाले 70-75 साल, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इतने लंबे समय तक टेस्ट ऑफ द टाइम्स को झेल चुका है, और जिसकी इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी है। और दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष हमारे पास आते हैं ये जानने के लिए कि हमने अपने देश को इतनी मजबूती कैसे प्रदान की है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको चैप्टर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। सीयूईटी और 12th क्लास दोनों के लिए आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसका जवाब आपको दूँ। धन्यवाद। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।